जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कम्पिटिटिव क्लासेस सलीम श्रीवास्तव आज आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चौथी क्लास लेके आया हूं। अभी तक हम अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण पढ़ चुके हैं। तुर्क आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी को पढ़े हैं और इसके साथ ही महमूद गोरी को भी पढ़े हैं। जब महमूद गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ रहा था तो उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक के पराक्रम से यह इतना प्रभावित हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए सौंप कर अपने प्रदेश गजनी चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी की 1205 ईस्वी में अचानक मृत्यु हो जाती है तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में एक राजवंश की स्थापना करता है जिसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में अनेक शासकों ने शासन किया जिनका अलग अलग नाम है। चलो हम देखते हैं कौन कौन से शासक हैं। पहला दिल्ली सल्तनत हम 1206 से 1526 ईस्वी के अंतर्गत रखते हैं और दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से 1526 ईस्वी के अंतर्गत 320 वर्षों के इतिहास में 5 राजवंशों ने शासन किया और ये जो निम्नवत है। पहला हमारा राजवंश गुलाम वंश है जिसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा सल्तनत राजवंश है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा हमारा तुगलक वंश है जिसके शासकों ने 1320 से 1420 ईस्वी तक शासन किया। अब हमारा चौथा जो राजवंश है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश है जिसने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया हुआ था। सबसे लास्ट अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश था जिसने 1491 ईस्वी से 1526 ईस्वी में शासन किया। लोधी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी था वो 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ और बाबर ने 1526 ईस्वी में जिस राजवंश की स्थापना की वो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। चलो हम देखते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश ने शासन किया उसके बारे में हम पृष्ठभूमि के विषय में चर्चा करते हैं। पहला हमारा है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुछ इतिहासकारों ने गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा है इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था। इसमें कुछ इतिहासकार जैसे हाबीबुल्लाह जैसे इतिहासकारों ने इस वंश को मामूलक वंश के नाम से जानते हैं। मामूलक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास से है। और एक और हमारी विचारधारा गुलाम वंश के विषय में उभर कर आई जो तीसरी थी वो अजीज अहमद जैसे इतिहासकारों ने इन शासकों को दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया है। इस प्रकार गुलाम वंश के विषय में अनेक विचार उभर कर है। एक तो गुलाम वंश, दूसरा मामूलक वंश और तीसरा प्रारंभिक तुर्क शासक। इन शासकों को नाम दिया गया है। हम गुलाम वंश के अंतर्गत चलो अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़ेंगे। हम इसके पहले जो मुगल का जो इब्राहिम लोधी था
उसके विषय में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। इब्राहिम लोदी को जो बाबर ने हराया, तो बाबर ने जिस राजवंश की स्थापना की थी वह मुगल काल था। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, उसके लिए आप सुधार लीजिए। चलो चलते हैं। अब हम जिस गुलाम वंश की स्थापना करता कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी के बीच शासन करता है। ये जब 1206 ईस्वी में खूंखारों के विरुद्ध जब अभियान में गौरी आया था, तो उसी बीच गौरी को जब खूंखारों ने अचानक हमला करके मार दिया था, तो अचानक इसकी मृत्यु हो जाती है गौरी की। और गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद ऐबक को लाहौर की जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत के जो गौरी के विजित प्रदेश थे उनकी सत्ता ग्रहण करने के लिए अनुरोध करती है। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता ग्रहण किनके अनुरोध पे किया था? लाहौर की स्थानीय जनता के अनुरोध पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता को ग्रहण किया था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को संपन्न होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण करता है, यह केवल मलिक और सिपा सालार की पदवी से ही संतुष्ट रहता है। ये मलिक और सिपा सालार की जो पदवियां हैं, इसको पहले से ही गौरी ने प्रदान की थी और यह अपने मालिक गौरी के प्रति मृत्यु पर्यंत तक वफादार बना रहा और इसने ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसने खुतबा भी अपने नाम का नहीं पढ़वाया है। खुतबा का अर्थ होता है, यह खुतबा एक धार्मिक संदेश होता है जो सुल्तान द्वारा शुक्रवार को जुम्मे की नमाज में जनता को कुछ धार्मिक संदेश दिया जाता है, जिसके अनुसार वहाँ की जो प्रजा होती है दिल्ली की, वो नैतिक कार्यों को करते हुए अपने जीवन को सुधार करे। इस तरीके का धार्मिक संदेश ही खुतबा होता था। न कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कार्य किए? ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना ही इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना ही इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। ये क्वेश्चन इनमें बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको भ्रमित करने के लिए वो एक क्वेश्चन बना देगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक ऑप्शन में देगा सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, दूसरा देगा इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, और इसमें एक को ऑप्शन में दे देगा सिक्के अपने नाम के चलवाए, और एक ऑप्शन में दे देगा मलिक और सिपा साल की पदवी से ही संतुष्ट रहा। तो हमारा केवल क्या सही रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में? तो केवल ये मलिक और सिपा साल की पदवियों से ही संतुष्ट रहा, ये हमारा आंसर इसमें सही रहेगा। अब ये जब सिंहासनारूढ़ हो जाता है तो इसके 3 वर्ष बाद 1208 ईस्वी में जो गौरी का विधिक अधिकारी गयासुद्दीन महमूद होता है, यह इसको दास मुक्ति पत्र देता है और दास जो ये गौरी का दास था इससे मुक्ति प्रदान करता है और इसको सुल्तान के रूप में स्थित जिससे इसकी क्या दास मुक्ति पत्र मिल जाने से इसकी क्या होगा, सुल्तान के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। और यह इसको सुल्तान के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करने के लिए जो गयासुद्दीन महमूद होता है मान्यता प्रदान करता है और साथ ही प्रतीक स्वरूप एक छत्र प्रदान करता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी लाहौर को बनाए रखता है। इसकी कुछ उपाधियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की होती हैं, जैसे पहले एक कुरान खां। कुरान खां का अर्थ होता है अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ने के कारण इसकी कुरान खां, इसकी एक उपाधि इसको लोगों द्वारा दी जाती है। दूसरा लाख बख्श, यह लाखों में दान करता था इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक उपाधि पील बख्श।
पील वक्ष का हाथियों में दान करने के कारण इसको पील वक्ष भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय इसकी ये अपनी असीम उदारता के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई? एक कुरान खां की, दूसरा लाख बख्श की, तीसरा पील बख्श की और चौथी हातिम द्वितीय के। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी तथा फ़ख्र ए मुदव्विर जैसे इतिहासकार संरक्षण को प्राप्त किए हुए थे। हसन निजामी ने ताजुर मसीर नामक एक ग्रंथ लिखा। फ़ख्र ए मुदव्विर ने आदाब अल हर्व तथा अल सुजा जैसी ग्रंथों की रचना की है। अब हम इसके बाद इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला को देखते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जैसी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापत्य निर्माण के विषय में पढ़ रहे थे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सर्वप्रथम कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली में इसकी स्थापत्य की शुरुआत हुई थी। यह 1199 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका वास्तुकार फजल इब्न अबुल माली था। कभी कभी इसके वास्तुकार के विषय में पूछ लेता है कि किसी भी जैसे कोई भवन निर्माण होता है तो उसका वास्तुकार कौन था, तो कुतुब मीनार का वास्तुकार कौन था? फजल इब्न अबुल माली। कुतुब मीनार के निर्माण के विषय में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर दे। कुतुब मीनार जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में अचानक इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये आधा अधूरा निर्माण ही हुआ था, तो इसको इल्तुतमिश द्वारा इसके निर्माण को पूरा कराया गया। जब फिरोज शाह तुगलक था उसी समय इसकी चौथी मंजिल में बिजली गिर जाने के कारण कुतुब मीनार की चौथी मंजिल गिर गई थी, जिसके तहत फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को तोड़वा के इसमें 2 और मंजिल बनवाया, जो अब इस समय 5 मंजिला है। सिकंदर शाह लोधी ने इसमें कुतुब मीनार में कुछ निर्माण कार्य भी करवाया हुआ था। अब हम देखते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दूसरा स्थापत्य कला निर्माण किया गया कार्य था। इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जहाँ बनी है वहाँ पहले 27 जैन मंदिर थे, जिसको तोड़ के कालांतर में हिंदू मंदिर बनाए गए थे और हिंदू मंदिरों को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में तुर्कों द्वारा स्थापित प्रथम मस्जिद है। क्वेश्चन आ सकता है तुर्कों द्वारा दिल्ली में स्थापित प्रथम मस्जिद कौन सी है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। और इसके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तीसरा निर्माण कार्य कराया गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में करवाया गया था। इसके विषय में इतिहासकारों का मानना है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जहाँ पे निर्माण हुआ है वहाँ पे सबसे पहले बिगड़ा राज चतुर्थ विशल देव द्वारा यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया गया था और प्लस सरस्वती मंदिर था। इस संस्कृत विद्यालय तथा सरस्वती मंदिर को तोड़वा के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुए, लेकिन कुछ इतिहासकारों की विचारधारा है कि जब मराठों ने अजमेर में आक्रमण किया हुआ था तो 2.5 दिन इस पे 2.5 दिन के झोपड़ा के आसपास अपना नियंत्रण बनाए रखे हुए थे। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य निर्माण को देख लिया।
स्थापत्य निर्माण के अंतर्गत कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को देखा और अलाउद्दीन का झोपड़ा का देखा। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के विजय अभियानों को देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के विजय अभियान, जो राजगद्दी में बैठने के पहले इसने 1196 अजमेर विजय अपने मालिक गौरी के समय कर चुका था और 1197 में बदायूं विजय कर चुका था और 1202 और 3 में बुंदेलखंड विजय कर चुका था। जब यह अपना ऐबक जब राज्याभिषेक होता है, इसके 3 गौरी के 3 सिपा सालार होते हैं, इनमें संघर्ष चलता है। ये संघर्ष को शांत करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी करता है और ताजुद्दीन एल्दौस की पुत्री से स्वयं विवाह करता है। इससे वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से जो गौरी के 3 सेनापतियों में संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष में विराम लग गया। हम ऐबक के कुछ कार्यों को देख लेते हैं। ऐबक ने जो 1206 से 1210 के बीच में, इसके कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1192 से 1106 ईस्वी तक इसकी सैनिक गतिविधियां रहीं, जो उत्तर भारत में विजय अभियान के नाम से जानी जाएंगी। और 1206 से 1208 ईस्वी राजनयिक कार्य इसके थे, जिसमें मलिक सिपा सालार की हैसियत से इसने कार्यों को किया। और 1208 से 1210 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाने में इसका समय बीता। ऐबक के कार्यों को 3 भागों में बांटने से तात्पर्य यह है कि इससे संबंधित, अभी मैंने हाल ही में देखा हुआ था, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो 1206 से 1208 के बीच में उसके कार्य के विषय में पूछा हुआ था कि ऐबक ने कौन सा कार्य किया हुआ था, तो उसी से मैंने ये उठाया हुआ है। तो राजनयिक कार्य 1206 से 1208 के बीच में उसके ऐबक के कार्य थे। अब इसके बाद ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाती है। ऐबक जब पोलो खेल रहा था तो उसी समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु होती है जब वह नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगोन या पोलो खेल रहा था। उसी समय वह घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित लेक्चर था वो पूरा हुआ। इसमें जो कुछ बहुत छूट गया है उसको विषय में हम नोट बना के देख लेते हैं। पहला, भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऐबक ने की थी। ये क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऐबक ने की थी। भारत में वजीर के पद का सृजन किसने किया हुआ था? ऐबक ने किया हुआ था। और ये प्रथम वजीर मोहम्मद जुनैदी था। जो गजनी, एक और हमारा थोड़ा सा छूट गया था, गजनी के सिंहासन पर जिस समय ऐबक यहाँ पे दिल्ली में सिंहासनारूढ़ हुआ था, उसी समय किरमान का शासक ताजुद्दीन एल्दौस शासन कर रहा था। अब हम निसापुर बाजार है, निसापुर बाजार जो है दास बाजार था, दास बाजार। यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक को फखरुद्दीन अजीज कूफी ने खरीदा था। अजीजुद्दीन कूफी ने व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने गौरी को बेच दिया था। गौरी ने इसका लालन पालन और सैनिक गतिविधियों से संबंधित इसको शिक्षा प्रदान की, जो आगे जाकर मोहम्मद गौरी का दाहिना हाथ बना। ऐबक से संबंधित जितना भी लेक्चर था वो पूरा हुआ। अगर दोस्तों इसकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जितनी भी पीडीएफ है, यह आपको 2 दिन बाद हमारी उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस
के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।